नमस्कार, मैं हूं पवन। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले टीएमसी के दफ्तर में बम धमाका हुआ है। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। ये धमाका बांकुरा के जौयपुर में टीएमसी दफ्तर के अंदर हुआ है। टीएमसी ने बम धमाके का आरोप लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन पर लगाया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि टीएमसी दफ्तर के अंदर बम बनाया जा रहा था और तभी यह घटना हुई है। घटना को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट किया है और पुलिस और प्रशासन से कदम उठाने को कहा है। पश्चिम बंगाल में कल 30 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और इन सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने भी जीत के लिए पूरा जोर लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने भी बांग्लादेश की मुक्ति के लिए सत्याग्रह किया था और जेल भी गए थे। उन्होंने कहा कि ये उनके शुरुआती आंदोलनों में से एक था और उस समय वे किशोर उम्र से थोड़े से ही ज़्यादा थे। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण था और उन्होंने और उनके साथियों ने भारत में सत्याग्रह किया था। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि एशिया में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने इस मौके पर उन भारतीय सैनिकों को याद किया जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भाग लिया था। मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं और इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 5 द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत होने के आसार हैं। ये समझौते ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से जुड़े होंगे और इससे बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर निवेश मिल सकता है। निकिता तोमर हत्याकांड के दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कुछ महीने पहले निकिता तोमर एग्जाम देकर कॉलेज से बाहर निकल रही थी, तभी तौसीफ ने उसे गोली मार दी थी। घटना के वक्त रेहान उसके साथ था। ये घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुई थी। सजा के ऐलान के बाद निकिता की मां ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो पुडुचेरी में आधार से जुड़ी जानकारियों का चुनाव प्रचार में दुरुपयोग करने के आरोप की जांच पूरी कर 30 मार्च तक उसे रिपोर्ट सौंपे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले को टालने को लेकर फटकार लगाई और कहा कि इसे पूरी गंभीरता से देखा जाए। बीजेपी पर आरोप लगा है कि उसने आधार डिटेल से वोटरों का फ़ोन नंबर निकाला और उनसे संपर्क किया है। मद्रास हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि बीजेपी ने गलत तरीके से आधार से लिंक किए गए मोबाइल नंबर निकाले हैं और वोटरों को व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और मैसेज भेजे हैं। बता दें कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 के तहत मतदान 6 अप्रैल को है और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के मामले में टाटा सन्स के पक्ष में फैसला सुना दिया है। अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस फैसले को उलट दिया है जिसमें मिस्त्री को वापस टाटा सन्स का चेयरमैन बनाने का निर्देश दिया गया था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और टाटा सन्स की मौजूदा मैनेजमेंट टीम के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। असम और बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल होगा। असम में 47 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर हिंदू असमिया मतदाताओं के साथ साथ चाय बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों की भी निर्णायक भूमिका है। असमिया मतदाता सीएए के खिलाफ हैं। सीएए के खिलाफ चले आंदोलन का जोर ऊपरी असम में ही था। असम में कुल 3 चरणों में मतदान होगा, जबकि बंगाल में जंगल महल इलाके के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 30 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 27 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद का हरियाणा और पंजाब में खासा असर दिखा। दोनों ही राज्यों में प्रदर्शनकारी सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इसके अलावा किसानों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली अमृतसर, कालका से दिल्ली आने वाली 4 शताब्दी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और 10 एक्सप्रेस ट्रेनों और 50 से ज़्यादा मालगाड़ियों का परिचालन
संचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली में भी कुछ मेट्रो स्टेशनों को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। किसान बीते 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, साथ ही एमएसपी पर गारंटी का कानून भी बनाया जाए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से बातचीत की है। कहा जा रहा है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार पूरे राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी कहा है कि 2 अप्रैल तक हालात पर नजर रखी जाएगी और अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते रहे तो राज्य सरकार के पास पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 35,952 मामले सामने आए और 111 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में भी बीते 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन 5,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमण की ये दूसरी लहर है और ये पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में भेजने का आदेश दिया है। इसके लिए पंजाब सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। मुख्तार अंसारी का ट्रायल अब यूपी में ही चलेगा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाए। मुख्तार अंसारी के लिए यह फैसला तगड़ा झटका है। अंसारी यूपी भेजे जाने पर अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा जताते रहे हैं। अंसारी के खिलाफ 30 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लंबे वक्त से उन्हें वापस अपने राज्य में लाना चाह रही थी, जिसका पंजाब सरकार की ओर से विरोध किया जा रहा था। इसी विवाद के चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। आरजेडी की ओर से बुलाए गए बिहार बंद के दौरान आरजेडी सहित महागठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और कई जगहों पर जाम भी लगाया। इस दौरान बिहार विधानसभा में विधायकों से हुई धक्का मुक्की का मुद्दा भी उठाया गया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर दुकानों को बंद करा दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये बंद बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण, विधायकों की पिटाई, बेरोजगारी, महंगाई, किसान बिल के विरुद्ध बुलाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग की पूर्व कमिश्नर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट का एक और बीजेपी के नेता जहां तहां प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी और शिवसेना इसे लेकर पूर्व कमिश्नर पर हमलावर हैं। एनसीपी ने रश्मि शुक्ला को बीजेपी की एजेंट बताया है, तो शिवसेना ने कहा है कि डीजीपी सुबोध जायसवाल और रश्मि शुक्ला एक राजनीतिक पार्टी की सेवा कर रहे थे। एनसीपी के नेता और ठाकरे सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि रश्मि शुक्ला ने निर्दलीय विधायक राजेंद्र येद्रावकर पर दबाव डाला था कि वह महाविकास अघाड़ी की सरकार का विरोध करें और बीजेपी का साथ दें। आव्हाड ने कहा कि रश्मि शुक्ला बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही थी। ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि रश्मि शुक्ला बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही थी। एंटीलिया विस्फोटक कार मामले में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के पूर्व अफसर सचिन वाजे का बहुत जल्द डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए सचिन वाजे का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। एनआईए वाजे को गुरुवार रात को रेती बंदर खाड़ी लेकर पहुंची। इसी खाड़ी से 5 मार्च को मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। सूत्रों के अनुसार मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया, फिर गाड़ी में ही उसके मुंह में रुमाल ठूसने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। 1 अप्रैल से नए चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने को लेकर एडीआर की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एडीआर ने अपनी याचिका में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो 5 राज्यों में चुनाव के ठीक पहले फर्जी यानी शेल कंपनियों के जरिए राजनीतिक पार्टियों को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की दलील नहीं मानी। एडीआर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड के खिलाफ तर्क दिया कि ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चंदे की आड़ में रिश्वत प्राप्त करने के उपकरण में बदल गया है।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक यूपी में कुल 4 चरणों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम आपत्तियों को निस्तारित कर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी थी। किसान आंदोलन के बीच हो रहे इन पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में खासी गहमा गहमी है और इसके नतीजों से पता चलेगा कि क्या वाकई में किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान हुआ है या नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।